First of all, UPSC Civil Services Examination. You know, this is one of the, not toughest, one of the prestigious examination of India. और आप लोग उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हो. You people will start your class from 7th of June. Today is the first day जिससे आपकी माइंडसेट के साथ आपका जो कंसेप्ट है वो डेवलप होगा. Before we take any destination, what we need? Road map. We need to know कि हमको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कब क्या करना पड़ेगा. अगर हमको सारी चीज़ें पता ना हो और डायरेक्टली आई स्टार्ट विथ पॉलिटी और गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तो क्या दिक्कत आएगा? वी विल मूव लाइक विदाउट एनी गाइड. तो बिफोर यू टेक अप द गाइड यू शुड नो सम सर्टेन थिंग्स जो आपकी ज़रूरत होंगे. और आज हम लोग वही काम करने जा रहे हैं. हम लोग की ज़रूरत में क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होगा एकेडमिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एक पार्ट होगा सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ओनली एकेडमिक्स पे हम वर्कआउट करके रिजल्ट नहीं ले सकते और ओनली सेल्फ डेवलपमेंट पे वर्कआउट करके हम रिजल्ट नहीं ले सकते. हमको दो चीज़ पैरेलली ले चलना होगा, एकेडमिक्स भी एंड एज वेल एज सेल्फ डेवलपमेंट भी. व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट, हाँ बोलो. नेचुरली दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड. सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब हो गया, सपोज आपके सामने कोई इशू आ गए. से यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर ओन लोकेलिटी और योर ओन डिस्ट्रिक्ट एंड यू हैव बीन गिवन वन टास्क. आपको एक टास्क दिया गया है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पे या चाइल्ड एजुकेशन में क्या काम करोगे. अब हम लोग तो सोसाइटी के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमने ज़्यादा लंबा सोच कभी सोचे नहीं है, तो हम कैसे मेकआउट करेंगे कि मेरा क्या काम होगा? इंटरव्यू में सवाल करेगा. इंटरव्यू में पहला सवाल कर लेता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते. अब आप क्या बोलोगे? तो सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आता है जो हिडन एप्लीकेशन है, वो दिखेगा नहीं, आपको फील होगा कि यू आर डूइंग दैट. आज जो रिजल्ट लेके निकल जाता है उसका एक्चुअल रीजन क्या है? एकेडमिक प्लस सेल्फ डेवलपमेंट. आज हम लोग एकेडमिक का लिटिल बिट पकड़ेंगे और सेल्फ डेवलपमेंट कंप्लीट पकड़ेंगे. 7th एकेडमिक विद द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उस सब्जेक्ट का, एंड देन सब्जेक्ट स्टार्ट. तो अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा सपने में क्या आना चाहिए. व्हाट यू शुड सी इन योर ड्रीम. लाभासाना. यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि आई विल बिकम एन आईएएस. अगर आप सोचो आप आईएएस हो तो क्या ड्रीम में आएगा? कुछ नहीं आएगा. अगर आप सोचोगे हम आईपीएस बनेंगे, कुछ नहीं आएगा. थोड़ी देर के लिए कैप आएगा आईपीएस का, फिर हवा हो जाएगा. आईएएस का थोड़ी देर के लिए केबिन नजर आएगा या लाल बत्ती गाड़ी नजर आएगा और कुछ नहीं आएगा. बट बार बार आपके दिमाग पे हिट करे ऐसा क्या ड्रीम होना चाहिए? द ड्रीम शुड बी द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी. और उसका जर्नी आज से शुरू. कितनी जल्दी विदाउट ऑब्स्टेकल आप इस सीढ़ी का पहला स्टेप चढ़ोगे, ये आपको तय कर लेना है. सारे चीजें आपके पास है, आपको यहां पहुंचना है. एंड दिस शुड कम इन योर ड्रीम. देहरादून, मुसौरी, उत्तराखंड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हाथ में टिकट देंगे, फ्लाई करके चले जाओ. और जब आप जाओ तो आपकी गेटअप, आपकी सारी चीजें बदल चुका होगा. उसके लिए आपको रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी के क्लासरूम की जरूरत है. सो आज के बाद आपका सबसे पहला काम होगा इसको सपना पे लाना. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स प्रिंट करते हैं
रूम की प्राइम प्लेसेस पे पेस्ट कर देते हैं। जहां सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं वहां पे क्या देख रहे हैं हम? लावाशाना। जहां पे हम सो के पहला मॉर्निंग उठते हैं तो आइस किस तरफ जाएगा? लावाशाना। तो इट विल हीट यू साइकोलॉजिकली, मेंटली। और देखोगे जब आप लोग कुछ भी बातें करोगे तो सामने लावाशाना आएगा। अब सवाल उठ रहा है कि ये लोग जो लावाशाना में ट्रेनिंग करता है और आप जिस कोर्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, एक्चुअल फील्ड ऑफ वर्क क्या है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द सोसाइटी? दिस इज द हायरार्की। फर्स्ट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, रन अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और सारे जो मिनिस्ट्रीज है वो सारे मिनिस्ट्रीज उस जगह पे चलता है। इट रन्स एट न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सारे मिनिस्ट्री का ऑफिसेस वहाँ पे होता है। और ये टोटल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है पीएमओ, एंड दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको टेकअप करते हैं या किसको कोऑर्डिनेट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर runs out the PMO office and state chief ministers runs out their state ministry or state government, and there is a coordination between the central government and the state government. कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर चले जाएंगे तो स्टेट कैसे काम करेगा? अंडर द डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि स्टेट मीन्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट मीन्स कंसिस्ट ऑफ फ्यू ब्लॉक्स, and blocks is what? Consist of villages. There are some village जो आज भी village है, and there are some villages जो कल village था आज developed होके town बन गया, और developed होके city बन गया, और developed होके metropolitan city बन गया. So we have to work under district, under this. That means गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई स्कीम लॉन्च करते, जैसे अभी आपने सुने होंगे प्राइम मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट आया था सोलर पैनल। अब वो सोलर पैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इंट्रोड्यूस एक्चुअली कहाँ होगा? वर्ड्स, नहीं तो विलेज। लोग तो यहाँ रहते हैं ना, तो दिस विलेज इज कंट्रोल्ड बाय द ब्लॉक्स, ward is controlled by the municipal corporation, municipality, city council. They are reporting to the district administration. District administration is taken after by division, north, south, east, west, and moving to the state government, and they are the government of India. तो अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं, करके हम कोई भी पोस्ट लेते हैं, बी इट सेक्रेटरी, बी इट डीसी, बी इट एसपी, I am looking after the government of India, taking up the report of. अगर हम जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, डब्ल्यूपीपीएससी ऐसा स्टेट पीसीएस निकालते हैं, तो आई एम टेकिंग आफ्टर दिस वन एंड लुकिंग आफ्टर द डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम एसएससी सीजीएल निकालते हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कुछ भी निकालते हैं अंडर द स्टेट, तो आई एम लुकिंग आफ्टर द, दीज आर द थ्री वेरियस। इसको हम लोग ने कैसे बनाए? वी हैव मेड इट इन दिस वे: स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। तो आपको एक चीज समझने की कोशिश करो कि आपकी जो एजुकेशन होगा, आपकी जो थॉट प्रोसेस होंगे, आपकी जो सेंस होगा, वो किसको लेके होना चाहिए? सोसाइटी। मीन्स योर एवरी एक्शन का जो पर्पस होगा, दैट इज व्हाट? सोसाइटी। एंड सोसाइटी इज कनेक्टेड टू, किसके साथ सोसाइटी कनेक्टेड है? पीपल। दैट मीन्स इंसान, आदमी, जानवर भी। अगर आप IFOS हो जाओगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो आपको एनिमल्स को भी लेके चलना होगा। इसका मतलब हो गया कि आज के बाद हम जो भी सोचेंगे, जो भी सुनेंगे, जो भी पढ़ेंगे,
वो रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? क्योंकि यू आर कमिंग टू फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी डेवलपमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरी है? देखो, दो टाइप का माइंड होते हैं, वन इज फिक्स्ड एंड वन इज ग्रोथ। अगर हम फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं तो मेरे जो माइंड का जो एप्लीकेशन होगा वो किस तरह का होगा? कंप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि हम चैलेंजेस को क्या करेंगे? दैट मीन्स आई एम अ डिफेंसिव पर्सन। हम चैलेंजेस लेने में रिस्क नहीं ले सकते। सेकंड, फीडबैक को रिफ्यूज करेंगे, चाहे फीडबैक से रिएक्ट करेंगे। आई एम नॉट रेडी टू वर्क विद द फीडबैक। इन्होंने बोला कि आपका ये कमी है, हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो हमको ये पसंद नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हम इनकी बात को सुन के सोचे कि कहाँ पे मेरा कमी और कैसे कमी है। प्रूफ करने चाहता है, नहीं कर पाएगा, डिप्रेशन। इन्होंने सक्सेस किया, मेरा जलन होना शुरू हो गया। दैट मीन्स मेरे कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस नहीं है, इनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस है। और अगर ये सक्सेस करता है तो मेरे लिए जलन है। फेलियर या मिस्टेक हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। बहुत सारे पर्सनालिटी देखोगे, अगर उसका गलतियां पकड़ोगे तो क्या बोलेगा? आप ही को गलत ठहरा देगा। नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं। शाई फ्रॉम द अनफैमिलियर थिंग, जो चीज उनके साथ सेट नहीं है उस पे वो कोई न्यू परिवर्तन, जो हम लोग बोलते हैं न्यू चेंजेस, नहीं है। सोचता है कि मेरे पास जो टैलेंट है वही काफी है और वो स्टैटिक है। इस साइड का जो माइंडसेट होते हैं वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाते। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो एस्पिरेंट होगा वो कतई इस पॉइंट पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। यू कैन नॉट परफॉर्म विद द फिक्स्ड माइंडसेट। आपके लिए सिलेबस डायनामिक नहीं लगेगा, आपके लिए अप्रोच ऑफ द सिलेबस डायनामिक नहीं लगेगा। तो आपको क्या होना चाहिए? अब यहां पे समझ जाओ, जिसके पास फिक्स माइंडसेट है वो बार बार रिएक्ट करेगा, और जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिएक्शन क्या है? नेगेटिव अप्रोच। आपने कुछ बोलो, तुरंत इरिटेशन हो जाएगा, तुरंत चिल्ला के बात करेगा या नेगेटिव बोलेगा। और रिस्पॉन्ड क्या होता है? पॉजिटिव अप्रोच। फिक्स ग्रोथ सेट से ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस क्या है? वो चैलेंजेस को व्यू करेंगे और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। लॉकडाउन आया, एक समय लग रहा था गाया जिंदगी ढाप होके। जो नौकरी करते थे वो भी परेशान, जो पढ़ाई करते थे वो भी परेशान, जो बिजनेस करते थे वो भी परेशान, जो डेली कमाते थे वो भी परेशान। बट हुआ क्या? सब सुधर गया। रेस्ट्रिक्शंस क्या आया कि घर के बाहर ना जाए, लेकिन आदमी जाते थे। उसके लिए कुछ और उपाय आया, प्रिकॉशंस। और आप लोगों ने 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 12 महीना नहीं, 1.5 साल, 18 महीना लॉकडाउन को गुजारे और खाते पीते गुजारे। दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। दैट मीन्स परिस्थिति जो भी हो, हमको सॉल्यूशन की ओर जाना होगा। समर सीजन, काफी गर्मी है, हमको पसंद नहीं है, तो क्या करें? सीजन हटा दें? आए भाई, गर्मी का सीजन नहीं आएगा 12 महीना में। तो हमने सॉल्यूशन निकाले। क्या सॉल्यूशन निकाले? हम एसी यूज करेंगे, हम फैन यूज करेंगे, हम कॉटन का कपड़ा पहनेंगे। लाइक दैट ग्रोथ माइंडसेट का कहना है कि आपके सामने चैलेंज आएगा। इकोनॉमिक्स में जीडीपी ग्रोथ कमिंग 2 इयर्स में हम लोग 3rd पोजीशन होंगे। शायद हमको ये समझ में ना आए कि जीडीपी होता क्या है, तो हम छोड़ दें इकोनॉमिक्स, हम और अंदर घुसने की कोशिश करेंगे।
ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट पे डिफरेंस ऐसा सोचने से नहीं होगा, इसको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई होता है? सपोज एक छोटा सा इंस्टेंस लो, एक आदमी ने किसी आदमी से पूछा, हमको थोड़ा सा एटीट्यूड के बारे में बताइए, व्हाट इज एटीट्यूड। हमको पता चला था एटीट्यूड नेगेटिव होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। आदमी का सोच इज द रिफ्लेक्शन एज एन एटीट्यूड, योर थॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एटीट्यूड, योर एक्शन रिफ्लेक्ट एज एन एटीट्यूड। तो उसका फ्रेंड बोला, चल तुमको आज हम एटीट्यूड दिखाई देते हैं। तो मान लो श्रेया आके हमको बोली, तो हमने श्रेया को लेके चले। एक आदमी, दो आदमी और तीन, ये तीनों रोड साइड में बैठा हुआ था और ईंटा बना रहा था। क्या बना रहा था? ईंटा। तो हम श्रेया को लेके बोले, देख ये ईंटा बना रहा है, इनसे पूछते हैं। हमने जाके इनके पीठ में हाथ दिए, बोले भाई क्या कर रहे हो? तो इन्होंने तो ऐसा करके ईंटा बना रहा था, ये ऐसा करके देखा। अंधे हो क्या, देख नहीं पा रहे हो? ईंटा बना रहे और कौन चीज़ कर रहे? सोना तो नहीं उगल रहे हैं। हमने बोला अच्छा ठीक ठीक ठीक, बनाओ ईंटा बनाओ। बात करते हैं, मरमर मरमर करते रहा। चला गया उसके पास, हाय हैंडसम क्या कर रहे हो? तो इन्होंने ऐसा देखा, ईंटा बना रहे हुजूर, जितना ईंटा बनाएंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, जितना पैसा होगा उतनी मेरी परिवार अच्छे रहेंगे। हम बोला अच्छा ठीक। फिर हम चले गए इसके पास। जैसे इसके पास गए, ये तो तुरंत खड़ा हो गए। खड़ा होकर हाथ में गीला मिट्टी के साथ हमको नमस्कार किया। हमने बोला भाई तुम क्या कर रही हो? तो बोला मैम सर हम तो ईंटा बना रहे हैं। बैठ जाओ वहाँ पे। हम तो ईंटा बना रहे, लेकिन हम कल महल बनाएंगे, पैलेस बनाएंगे। हम कल क्या बनाएंगे? राजो क्या कर रहा है? अब माइंडसेट के ऊपर थोड़ा फोकस करो। क्या फोकस करोगे? वहां पे बैठ के ईंटा बना रहा है, पर उसका माइंड में क्या है कि हम आज ईंटा बना रहे जरूर, लेकिन हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे, पैलेस बनाएंगे। और ये उसको कैसे निकला? अचानक नहीं निकला, क्योंकि वो बनाते बनाते उसके दिमाग पे क्या चल रहा था? वो काल के बारे में सोच रहा था, परसों के बारे में सोच रहा था, कुछ बड़ा सोच रहा था। और ये सोच ऑल टाइम था, ऐसा नहीं था कि आदमी ने पूछा और वो सोच के बोल दिया। इसका मतलब होता है कि उसका कोई विश नहीं था, उसका एम था। ग्रोथ माइंडसेट का कहना था कि हम आज के बारे में नहीं सोचेंगे, आज को हम कल के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। तो पहला इंसान जो थे वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसको ये वर्क पसंद नहीं था जो ईंटा बनाने का काम कर रहा था, बट मजबूरी था। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट है, वो उसी पे घुसा हुआ है और काल के लिए सोच नहीं रहे। तो अंदर से क्या हो रहा है? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन में जाने का एक पहला कदम। सेकंड कैसा था? कंफर्टेबल जोन, गुड गोइंग। अरे भाई पैसा तो आ रहा है, कमा तो रहे, खा तो रहे, चले। बट तीसरा को क्या था? कुछ बड़ा करना है, भले आज का हालात मेरा ऐसा हो। सो एवरी अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम ऑटोमेटिकली। वो आपके सामने ऑब्स्टेकल बन के आएगा, चैलेंज बन के आएगा, आपको कन्वर्ट करना होगा। और सच मानो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का तैयारी से लेके नौकरी तक क्या है? चैलेंजेस, कंप्लीट चैलेंजेस है। तैयारी में क्या चैलेंज है? क्योंकि 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस को निकलना पड़ेगा, इंटरव्यू को निकलना पड़ेगा, लाबासाना जाना पड़ेगा, सीट कम है। लाबासाना पहुंचने के बाद क्या क्या चैलेंजेस होगा? ब्यूरोक्रेसी ट्रेनिंग। ये नर्सरी और हैप्पी चाइल्ड का नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी ट्रेनिंग मतलब खाने से लेके पहनने तक। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है। कोई भी डिपार्टमेंट को सामने ले आओ,
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज द टफेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, लॉ रूल्स रेगुलेशंस को कंट्रोल कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो. सो चैलेंजेस आएगा, लेना होगा, एंड दिस इज योर माइंडसेट. इसके लिए हम कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करेंगे? अब अभी तक सिलेबस में नहीं जा रहे. सिलेबस में जाने के पहले हम ये चीज सब आपको दिखा रहे हैं. एनवायरमेंट को टर्न करना चाहिए, जैसे हमने बताया लॉकडाउन में आप लोग ने किए, समर में कर रहे हो. एनवायरमेंट जो भी हो, आज किसी का घर सारे सुविधाएं के साथ अवेलेबल नहीं है. किसी के घर में मेंबर्स ज़्यादा होंगे, किसी का घर में रूम्स कम होंगे, किसी की एज ज़्यादा होगा, किसी का एज कम होगा, किसी की मीडियम हिंदी होंगे, किसी का इंग्लिश मीडियम होंगे, किसी के पास किताब होंगे, किसी के पास नहीं होंगे. सारे चीज़ मिक्स्ड रहेगा. रिश्तेदारी, दुनियादारी, सोसाइटी, कल्चर्स सब रहेगा, और हमको भी पढ़ना पड़ेगा. तो दिस इज द चैलेंज. अब सवाल उठता है कि हम नेगेटिव एनवायरनमेंट या टाइट अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे. सर ने बोल दिए कोई टॉपिक पे लिखने के लिए, और हमसे लिखा ही नहीं जा रहा है. हम जब भी लिख रहे हैं वो 12th स्टैंडर्ड का राइटिंग हो रहा है, 250 शब्द में आ ही नहीं रहा है. एंड आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. हमसे क्यों नहीं हो रहा है? खुशी अच्छे से लिख दिया, दिव्या अच्छे से लिख दिया, चंदन सोच रहे हम क्यों नहीं कर पा रहे. नो, आज नहीं कर पा रहे हैं, कल तो करेंगे. फिर आज हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. तो अगर हम आज यूपीएससी सिलेबस को टेकअप करके एग्जामिनेशन की कॉपी में रिलेवेंट आंसर देकर इंटरव्यू तक पहुंचे, और इंटरव्यू का सवाल को ट्रिक की जवाब देके हम लाभासा ना पहुंचे, तो सबसे पहले दूसरों को चैलेंज थ्रो करने के पहले खुद को चैलेंज देना होगा. ये कहते हैं मेंटल टफनेस. मेंटल टफनेस बोलता है 4 पॉइंट है. पहले खुद के साथ लागू करो. ले लो कमिटमेंट. खुद के साथ पहले कमिटमेंट करो, देन अपनी फ्रेंड, पार्टनर, पेरेंट्स को कमिटमेंट दो. खुद के साथ कमिटमेंट करोगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? अचीव करने का एक जुनून बनेगा. एंड यूपीएससी का कोर्स कंसेप्चुअल है, मेमोराइजेशन या रटाफिकेशन नहीं है. टू गेट द सक्सेस दैट इज द अचीविंग. तो अचीव करने का जो अंदर का जो भूख होता है वो कैसे आता है? जब तक हम खुद के साथ कमिटमेंट ना करें. कमिटमेंट के साथ हमको क्या दिखेगा? अगर गोल ओरिएंटेशन नहीं होगा तो अचीवमेंट कहां से आएगा? और गोल एंड अचीवमेंट दोनों को अगर रखेंगे तभी तो हम कमिटमेंट करेंगे. कमिटमेंट तभी कर पाएंगे जब हम क्या कर पाएंगे? मेरे खुद की प्रति कंट्रोल नहीं है, और हम अपनी सिस्टर को और भैया को कंट्रोल करने के लिए सिखा दे रहे हैं. भाई कंट्रोल योर इमोशन. तुम बड़े हो रहे हो, खुद हो क्या? अब मान लो आप सिंपली बीडीओ होके एक ब्लॉक ऑफिस पे चले गए. आपके सामने एक हस्बैंड वाइफ आया, बहुत गरीब, बेचारा बोल सकते हो. उसका जमीन चला गया, बैंक ने सीज कर लिया. क्यों ना? उसका ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, और वो आपके सामने आके रो रहा है. उसकी रोना और उसकी बैकग्राउंड को देख के आप भी रोने लगे, और आपने डिसीजन दे दिए कि बैंक इसके साथ कार्रवाई रोक दे और सही चीज कुछ निकल के दे. आपको देखा देखी दूसरा वाला भी आ गया. पता चला उस गांव का 5 आदमी आके आपके सामने रो दिया. अब बैंक वाला आपको चिट्ठी नहीं देगा कि हम आदमी की रोने धोने से अगर आप ऐसा लेटर भेजिएगा तो मेरा तो बैंक ताला लग जाएगा. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को ले लो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी रीजन पे अपने सिस्टम के साथ क्या नहीं कर सकता है? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है. अगर जज होके बैठते हो और आपके सामने इमोशनल आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो आप फ्लो डाउन नहीं कर सकते हो.
सिमिलरली यूपीएससी में भी आपको बोला जा रहा है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA सोसाइटी के लिए अच्छा है कि नहीं है, और आपने वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर का बातें सुन रहे हैं, आपने आसाम का बातें सुन रहे हैं, आपने केरल का बातें सुन रहे हैं, और आपको लग रहा है सही में नहीं होगा, और आपने आंसर लिख दे रहे हो, तो क्या होगा? आपको अपना व्यू रखना होगा। तो व्यू तभी रख पाएंगे जब आप इमोशन को और लाइफ को, लाइफ कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर कभी कमिटमेंट भी नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं आ पाएगा। अगर ये दोनों है तो आपने किसको चैलेंज थ्रो किए? अगर खुद को चैलेंज थ्रो किए तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ? रिस्क लेना जानेंगे। अबुल कलाम जी का स्टोरी पता है आपको? अबुल कलाम जी NDA दैट इज डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करने चाह रहे थे। वो इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग किए थे कि उनके पास पैसा नहीं था कि वो केरल से कहाँ जाए, उत्तराखंड। उस समय वो उत्तराखंड नहीं था, वहाँ पे आपका NDA का ऑफिस था। तो उनकी बहन ने जो ज्वेलरी होता है वो ज्वेलरी बेच के उनको पैसा दिया। उसका पैसा एक पार्ट का जान नहीं होता, लौट नहीं पाते। तो उन्होंने बोला था हम तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, वहाँ पे 6 महीना का ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगी क्योंकि फोर्स है, सैलरी आएगा, हम तुमको तुम्हारा पैसा क्या करेंगे। चला गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो सोच रहा है कि हम दीदी को जाके क्या करेंगे। तब वो लक्ष्मण झूला के बगल पे एक आश्रम था, उसके सामने एक गेट है, वहां पे खड़े होके सोच रहा था क्या करे, सुइसाइड करे। तब वहां के एक आश्रम के जो साधु थे, जो संत थे, उन्होंने उनसे पूछे क्या भाई तुम यहां पे भटक रहे हो, क्या कर रहे हो? तब वो अपना कहानी बताए। ही स्टे बैक, देन उसको पैसा मिला, वो वापस आया, एंड टुडे ही हैज सेट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब देखो रिस्क ओरिएंटेशन था कि नहीं था? He has taken the risk to become a powerful person rather than the force. तो हम लोग को भी कभी कभी सोच लेना होता है कि भले हमने 10th में टॉपर नहीं हुए, 12th में टॉपर नहीं हुए, ग्रेजुएशन में 1 लाख यूनिवर्सिटी नहीं मिला, दैट मीन्स समथिंग वॉज स्टोर फॉर मी, जो मेरा ये चीज होना नहीं था। शायद आज का ये मीटिंग उस दरवाजा का एक पहला कदम हो, who knows, बट वी कांट लेट इट गो। तो रिस्क ओरिएंटेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, रिस्क लेना जानना होगा। हम बोल सकते कि आप लोग के पास रिस्क ओरिएंटेशन है, क्यों ना? धनबाद में कितने स्टूडेंट होंगे जो 12th दिया हो, जो अंडर ग्रेजुएट हो, और मेरे रूम में कितनी बच्चा बैठा हुआ है। तो दैट मीन्स देयर आर रिस्क ओरिएंटेशन इन द इनसाइड। रिस्क ओरिएंटेशन क्या करता है? Yes, positive attitude says be a good listener and learn from every moment. अब आप देखेंगे टीचर क्लास ले रहे हैं, उसका जो क्लासेस पे जो थीम जा रहा है, भले आपने पढ़ चुके हो, वो सेकंड राउंड रिवीजन हो रहा है। माइंडसेट क्या बोलता है? हमने तो पढ़ चुके हैं, लिव इट, नहीं जाएंगे क्लास में। बट दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप दोबारा कुछ बोलते हो उसमें कुछ एड ऑन रहता है, और आप जब उसको लिसनिंग या लर्निंग एटीट्यूड पे लेते हो तो आपको क्या लगेगा? कहीं ना कहीं आपको नया चीज मिलेगा। सो डोंट थिंक दैट यू हैव फिनिश्ड योर प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन कभी फिनिश्ड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये डेली डिमांड करेगा। आपके पास कोई बेसिक मार्क्स नहीं है, लाइक योर 10th 12th ग्रेजुएशन। आपके पास 10 चैप्टर और 6 क्वेश्चंस नहीं है कि हमने 6 क्वेश्चन रटे रटे कर लिए, 3 तो लग ही जाएगा, 4 चैप्टर पढ़ना है, सेमेस्टर 1 निकल जाएगा। नो, यू डोंट नो फ्रॉम वेयर योर बॉल विल कम। एक बॉलर को या एक बैट्समैन कभी बोल सकता है कि मेरा सारे बैटिंग प्रैक्टिस हो गया? वो जानता ही नहीं होगा कि किस टाइप का बॉल आएगा। तो यू शुड बी रेडी टू टेक द चैलेंज एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, और हर मोमेंट आप सीख रहे हो। भले आपका कोर्स 2 बार क्यों खत्म ना हो जाए, 3 बार खत्म क्यों ना हो जाए,
सीख रहे हो मीन्स यू आर राइटिंग, वो सिलेबस में आएंगे हम लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट बोल के हम छोड़ देते हैं, और कभी कभी सोच लेते हैं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम पूछे इंटेलिजेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मार्क्स लाना इंटेलिजेंट होता है? तो इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है? IQ means intelligent quotient. Exactly what do you say by intelligent? हर चीज में परफेक्ट हो। Anyone else? Is it possible to a person to have the basic knowledge of all the things? संभव ही नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या जानते हो? रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी। देखो क्या लिखा हुआ है। अब कोई भी चीज को अगर एक रीजनेबल अप्रोच दो तो क्या होगा? हम लोग एड्रेस करते हैं कि इसके IQ अच्छा है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस का अगर आप देखोगे और एग्जामिनेशन पैटर्न को देखोगे तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज व्हाट? रीजनिंग एबिलिटी। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपनी केबिन में बैठ के क्या करता है? क्या उनका वर्क प्रोफाइल है बताओ? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हम लोग का है, उनका क्या काम है? आज कृषि बाजार में सारे AVM बॉक्स रखा हुआ है कि नहीं? AVM मशीन 4 तारीख को काउंटिंग होगा, सिक्योरिटी गार्ड उसको गार्ड कर रहा है। पसीना किसका छूट रहा है? DC का, DM का, SDM का। क्यों? वो वहां पे बंदूक लेके तो खड़े हैं नहीं, तो उनका क्या रोल है यहां पे बताओ? डिसीजन, लॉजिकल थिंकिंग। अच्छा, इस टाइप का काम तो नहीं हुआ है ना? चेकआउट करो। ये एस्पेक्ट से अगर कुछ हो जाए तो चेकआउट करो। उसके पास फोन आ गया कि वहां पे दंगा हो रहा है, वहां पे कम्युनल फाइट हो रहा है, तो उसको करना क्या है? डिसीजन लेना है। एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पहला एंड आखिरी रोल है टू टेक द राइट डिसीजन, एंड देन उस डिसीजन को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट, डाउन लाइन उसको फॉलो करता है। तो एग्जीक्यूशन से ही हो तो डिसीजन से ही होना जरूरी है। तो ये डिसीजन कहां से आएगा? तो आपके पास क्या होना चाहिए? रीजनिंग एबिलिटी होना चाहिए, दैट इज IQ। रीजनिंग एबिलिटी किसके साथ डिपेंड करता है? इमोशनल का मतलब क्या? मैनेज करके पॉजिटिव अप्रोच करो। आपकी इमोशन आएगा, अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर इमोशन इन द पॉजिटिव वे। आप इमोशनली डाउन होके आप नेगेटिव वे में इसका अप्रोच मत करो। ये तो खुद के साथ किए। उसके बाद आप देखो, ये रीजनिंग एबिलिटी डायरेक्टली किसके साथ मैनेज हो रहा है? तो आपके पास 2 क्वालिटी होना चाहिए, सोशल कोसेंट एंड इंटेलिजेंसी कोसेंट। एथिक्स जब पढ़ोगे, पॉलिटी जब पढ़ोगे तो ये काम आएगा। When you become an administrative officer, when you are taking up the district in your hand, आपके सामने पीपल आ रहा है, आपका डाउनलाइन। आज हम अगर यहाँ की बात करें, मेरे अंडर में अगर 10 आदमी हो, 10 आदमी का माइंडसेट लॉयल टू द कंपनी होगा? नहीं होगा। कोई चाहेगा घड़ी देख के आए, घड़ी देख के जाए, कोई सोचेगा आए तो बट काम ना करे, फकी मारे। अब मेरा इंस्ट्रक्शन दे दिए, कोई जरूरी है कि 10 मानेगा? तो ये तो प्राइवेट जॉब है, कभी भी आपको सैक लेटर मिल सकता है। सरकारी में एक से एक बाप है, वो सामने बड़े सर, बाकी पीछे तो हो गया उसका। अब उसको लेके आपको काम कराना है क्योंकि आपके ऊपर कोई रिपोर्ट मांग रहा है। तो यहां पे तो ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट इज व्हाट? अब एक स्टूडेंट के पास ग्रोथ माइंडसेट, इंटेलिजेंस कोसेंट कैसे बन सकता है? आप लोग के पास कैसे बनेगा? हम लोग घर के अंदर बैठ गए, कॉपी किताब लेके, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन कर लिया, लैपटॉप रख दिए,
और बाहर में बोर्ड लगा दिए, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कृपया डिस्टर्ब ना करें, और दरवाजा लॉक कर दिए, और 15 घंटा पढ़ने लगे। रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। और इन्होंने क्या किए, घर के अंदर सारे व्यवस्था रखे, लैपटॉप रखे, टैब रखे, सब कुछ रखे, नोटिस नहीं लगाया, और 7 घंटा 6 घंटा से ज्यादा रूम के अंदर रहता ही नहीं है। ये रिजल्ट देगा? क्यों देगा? क्योंकि ये काम वो करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्टिविटी। जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे somebody और many, तब तक हम कैसे समझेंगे कि हमको मैनेज क्या करना है, हमको पढ़ना क्या है, कैसे सोचना है। आपके सामने मुद्दे आ गया, आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उस पे वो डिटेल्स में बोल दिया कि यस, आज कल पाकिस्तान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि पीओके डज नॉट बिलोंग टू कश्मीर, पाकिस्तान, क्योंकि वो फॉरेन लैंड है। अगर आपको इस बारे में सोचना हो तो आपको पता नहीं होगा कि पीओके के अंदर जो लोग हैं उसका तकलीफ क्या है। आर्टिकल 370 के ऊपर अगर बात करना पड़ेगा, आपको यह नहीं पता है कि कश्मीरी पीपल को क्या दिक्कत था, क्योंकि हमने तो कनेक्टेड है ही नहीं। हमने क्या किए, हम तो रूम के अंदर लॉक कर दिए। हमको अपनी मोहल्ला का पता नहीं है और हम चले कश्मीर की पता करने के लिए, कैसे रहेगा? सो नॉट टू क्लोज योरसेल्फ इन द रूम, यू नीड टू कनेक्ट फिजिकली और वर्चुअली। रेगुलर अगर हम न्यूज सुनते हैं तो क्या होता है? कनेक्टिविटी होता है। हम लोग आप लोग को दिखाएंगे पीआईबी कैसे यूज करोगे, कोई भी वर्ल्ड न्यूज कैसे लोगे, उस चैनल के साथ आप लोग को हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसके ऊपर क्लासेस होगा जिसको हम लोग करंट अफेयर्स क्लास बोलते हैं। डेली आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, आप उसके ऊपर पढ़ेंगे, मिलेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे रहेगा? तो यू नीड टू कनेक्ट। इफ इट इज यू, देन यू शुड हैव द कनेक्टिविटी। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा, इशू की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा, और जब इशू की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा तब आप आपकी व्यू नहीं बना पाओगे। कैसे व्यू बनता है? व्यू बनने का कारण क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, तभी ना आपका व्यू बनेगा। यूपीएससी का मेन बात क्या है? सुनो, सोचो, बताओ। सुनने के लिए क्या का रास्ता है? टीचर, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, टेलीविजन न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, कुछ भी। सोचने के लिए क्या है? खाली समय, माइंड, पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, एंड आफ्टर दैट बताओ, थ्रू माउथ और थ्रू पेन। आज हमने आप लोग को बता रहे ना, तो कैसे बता रहे? हम भी तो कहीं कुछ कलेक्ट किए थे, फिर सोच के सजाए थे, आज हम बता रहे। ये कोई डाउनलोड तो किया हुआ है नहीं कि ऐसा पीपीटी कहीं मिल रहा था हमने परचेस कर लिए, ऐसा डायलॉग्स कहीं बोल रहा था हम रिकॉर्डिंग कर लिए, ऐसा बात तो है नहीं। आपको भी चीजों को करना होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है हर यूपीएससी एस्पिरेंट सोसाइटी के साथ, पीपल के साथ कनेक्ट हो, अपनी अपनी लेवल से। जितनी कनेक्टेड होंगे उतनी आपकी व्यू बढ़ेगा। अब आप लोग सिलेबस ओपन कीजिए। सबसे पहले देखिए, पहले हम इसमें आएंगे, एक बार स्क्रीन पे देखिएगा। 3 एग्जाम्स का तैयारी करना है हमें। अब देख पा रहे हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे 3 लेवल का 3 डिफरेंट अप्रोच है। अगर हम मल्टीपल चॉइस की बात करें तो प्रीलिम्स, डिस्क्रिप्टिव चॉइस की बात करें तो मेंस, वर्बल, इंटरव्यू।
नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। यहां से शुरू होता है आपकी क्यूरियोसिटी, और आप हर चीजों के पीछे क्या यूज करोगे? व्हाई। सर ने अगर कोई टॉपिक थ्रो किया कि कैपिटल फ्लो इन द मार्केट इज दिस एंड दैट, व्हाई? मॉनसून में हम लोग का जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है रेनफॉल्स को, हाँ नहीं? आपको लिख के लाना होगा दिस वन, व्हाई। क्यों लिखेंगे? तो पता चलेगा लिखना क्यों जरूरी है। किसी ने बोला चलो आइनॉक्स चलते हैं, आज का क्लास मिस कर दो, व्हाई? एवरी केस पे अगर हम व्हाई को लगा देते हैं तो दो डेवलपमेंट होता है, एक रीजनिंग एबिलिटी एंड टू कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। ठीक है? अब देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेने का मतलब क्या हुआ। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पता है कमीशन को कि बहुत एप्लीकेशन गिरेगा, और गिरता भी है, 10 लाख 12 लाख 14 लाख एप्लीकेशन गिरता है। और सिलेक्शन कमीशन को चाहिए क्या? एडमिनिस्ट्रेटर, वो कैंडिडेट चाहिए जो कल मेरे सोसाइटी को क्या कर सके? एडमिनिस्टर कर सके, डेवलप कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके पास जो क्वालिटीज होना चाहिए, उसमें पहला क्वालिटी है कि मेरे कैंडिडेट कंसेप्चुअल होगा, डिसीजन मेकिंग सिस्टम रहेगा, है कि नहीं? तो डिसीजन मेकिंग सिस्टम के लिए हमने क्या सिस्टम किया? हमने एमसीक्यू लगा दिए। हमने 2 पेपर के ऊपर एग्जाम लेने लगे, वन इज जीएस एंड वन इज एप्टीट्यूड, और दोनों को एमसीक्यू कर दिए। एमसीक्यू के थ्रू हमने क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया, जिसका 2 अप्रोच होगा। रिमेंबर, जब पहला पढ़ोगे तो आपको लगेगा सेइंग, अच्छा ये बोल रहा है, उसका आंसर भी मिलेगा। जब डीपली पढ़ोगे तो आस्किंग, जो सेइंग में चला गया है वो कट हो जाएगा, और जो आस्किंग को पता कर लिया उसका सही होगा। सो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, वेरएज टाइम कम है। ये है स्किल। जिन्होंने कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करके पॉजिटिव आंसर दिया है, तो उसका कंसेप्ट अच्छा है कि याददाश्त अच्छा है? श्योर। तो जिसका कंसेप्ट अच्छा हो वो लॉजिकल होगा कि नहीं होगा? तो लॉजिकल हुआ तो आंसर सिलेक्शन कैसा था? सही। तो रीजनिंग है। अब आप आ जाओ एप्टीट्यूड पे, वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है। अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका जीएस पेपर वैलिड नहीं होगा। तो एप्टीट्यूड पेपर पे क्या है? रीजनिंग, मेंटल मैथ्स, बेसिक न्यूमेरेसी, और ये सारे चीजों को लेके आपके ऊपर थोप दिए। 12 लाख एप्लीकेशन से कितना माइनस हो गया? 10 लाख 11 लाख माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि उनके पास सेल्फ डेवलपमेंट नहीं था। उन्होंने 10-12 ग्रेजुएशन जैसा कॉपी, किताब, नोट्स, और इसी को लेके चला। कनेक्टिविटी विद द सोसाइटी, अपडेट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ कुछ नहीं था। अटेम्प्ट नहीं कर पाया। र्यूमर क्या छोड़ा? एग्जामिनेशन टफ है, बट दैट्स नॉट द रियल थिंग। सिमिलरली मेंस एग्जाम क्या बोल रहा है? आप अपनी कंसेप्ट को लिख के दो, हम सुनेंगे नहीं। और लिखने के लिए आपके पास लिमिटेशन क्या है? 250 वर्ड्स। अब 250 वर्ड्स में आपका एक राइटअप हमको सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेटिस्फैक्शन मतलब हर चीजों से। अगर हमने आपको बोला ताजमहल के ऊपर लिखो, तो ताजमहल का हर एस्पेक्ट टच होना चाहिए। आपने सिर्फ लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिए शाहजहां एंड मुमताज का लव अफेयर्स, नहीं चलेगा। आप हिस्टोरिकल अप्रोच दे दिए शाहजहां के समय, वो भी नहीं चलेगा। इन्होंने पॉलिटी दे दिया, द पॉलिटिकल विक्ट्री ऑफ शाहजहां एट ड्यूरिंग हिज टेनर, वो भी नहीं चलेगा। हमको सब चाहिए। तो सारे एस्पेक्ट पे 250 वर्ड में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन लिखना होगा,
तो भाई राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट से और लीक से हमको क्या पता चलना चाहिए? आपके पास क्या है? एनालिटिकल थिंकिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग? एक प्लेन सोच होता है, आपका, मेरा, उनका, 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 सबका सोच एक है। एक सेम मुद्दे को एक किसी इंटेलेक्चुअल को दे दो, या हम लोग की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का कोई लोग को दो, देखो उसका सोच में क्या वेरिएशन आ जाएगा। उसकी व्यू डिफरेंट होगा। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कुछ सोचता है, हम भी कुछ सोचते हैं। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग विजन मिनिस्टर है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की नाम नहीं ले रहे, आई एम टॉकिंग ऑफ द पर्सनालिटी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर में वर्क करना पड़ेगा, चाहे राम साम जदू मधु जिस पॉलिटिकल पार्टी से भी वो आए। प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड विजनरी प्राइम मिनिस्टर। छोटा सा एग्जांपल दो, उन्होंने देखा कि बैंक अकाउंट में 50% से ऊपर अकाउंट ही नहीं है इंडियंस का, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड क्लासेस का। उन्होंने सारे अकाउंट में अकाउंट खोला, किसी को पता नहीं चला क्यों खोला, और आज डायरेक्ट सब्सिडी मिल रहा है। सो ये सब्सिडी देने का थॉट पहले आगे का था, खोलने का काम आज हो रहा है। तो लाइक दिस वे, अगर हम पॉजिटिव आगे का सोच नहीं रखेंगे तो मेरा जो राइटअप होगा वो एक्सप्रेसिव एंड इंप्रेसिव कैसे होंगे? तो यू नीड टू राइट द होल थिंग इन अ वेरी एनालिटिकल वे। सिंपल सोच से आगे आना होगा। लोगों का जहां थॉट खत्म होता है, आपका थॉट वहां से। लास्टली क्या है? और इंटरव्यू में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ अवेयरनेस। वो आपसे जो सवाल करेगा वो नॉलेज लेने के लिए नहीं करेंगे, आपकी जागरूकता के लिए करेंगे। पहले ही धनबाद के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद आपकी बायोडाटा को देख के क्वेश्चन कर देंगे कि आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस, आप स्टूडेंट हो मैथमेटिक्स ऑनर्स, नाउ आंसर दो क्यों। सेकंड बोल दिया आप तो मैथ्स कैलकुलेटिव करते हो, पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स का रोल है और वहां पे थॉट्स अलग है, मैथ्स कैसे कर रहे थे? एवरी क्वेश्चन विल कम्स ऑन द व्यू ऑफ व्हाट? आपको ये 3 डेवलपमेंट की जरूरी है। जो डेवलपमेंट कौन कराएगा? आपके सामने जो फैकल्टी का लिस्ट है, सारे फैकल्टीज की एक्सपर्टाइजेशन को देखो। क्या आपका मीडियम है? मीडियम इंग्लिश की हिंदी? देखो फैकल्टीज का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट का फैकल्टी आपका क्लास ले रहा है और उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपकी रीजनिंग डेवलपमेंट करा रहा है, आपका एनालिटिकल थिंकिंग का प्रोसीज्योर दिखा रहा है। आपको हर फैकल्टी को क्या करना होगा? कॉपी ट्रू फॉलो करना होगा। डोंट पुट योर स्मार्ट दिमाग, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अपना दिमाग कब लगाओगे? जब ब्रश अप करोगे, जब परीक्षा का हॉल आएगा तब अपना दिमाग लगाओ। इनिशियल स्टेज में आपको एक कंप्लीट फॉलो थ्रू प्रोसेस पे रहना है। टीचर्स यानी कि फैकल्टी मेंबर्स का जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन्होंने जो नोट्स लिखाएंगे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, आप इधर उधर ना भटके उसी चीज पे फोकस करो। हो सकता है कि आपकी दूसरा कोई दोस्त से मिले, वो 4 क्वेश्चन अलग अलग कर रहा हो, 3 किताब अलग अलग रख रहा हो, और आपको लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम हम तो थोड़ा कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डोंट ड्रैग्ड आउट, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द सिलेक्शन, डोंट प्रिपेयर फॉर द नॉलेज। आपको सिलेक्ट होना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। 10 किताब को एक बार पढ़ के 10 टाइम्स वो वैल्यू नहीं रहेगा। 1 किताब को 10 बार पढ़ोगे वो वैल्यू देगा। अब आ जाओ सिलेबस में, सिलेबस को ओपन करो। देखेंगे कि हमने सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी क्या है? मेरिट पेपर। सेकंड कैटेगरी क्या है? क्वालिफाइंग पेपर। थर्ड कैटेगरी है ऑप्शनल पेपर।
अब सिलेबस के सामने देखो, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू का तीनों पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी पार्ट को यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल स्टडीज है एंड पेपर 2 में सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब देखो, जनरल स्टडीज में डायनामिक अप्रोच है, प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। कुछ टॉपिक ऐसा है जो प्रीलिम्स में है ही नहीं, और कुछ ऐसा है जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। सबसे पहले क्या है, करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर्स से वो एनवेलप किया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां पे लेकिन आपका टोटल आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड नहीं आ रहा है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, पीसीबी। आपको यहां पे देखो, आपको टोटल चीज मिल जाएगा। नीचे देखो, प्रीलिम्स पेपर 1, जीएस, लास्ट पैराग्राफ में। मिला? अब यहां पे आपके पास जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे आएगा। 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 2 मार्क्स ईच, और जैसे ही नेगेटिव होगा 0.66 माइनस। यहां पे कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी 90 लेके चलो, थोड़ा कम ओबीसी एंड एससी एसटी। ये मार्क्स मेरा स्कोर कार्ड में ऐड नहीं होगा। प्रीलिम्स का कोई भी मार्क्स मेरा ऐड नहीं होता है, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना जरूरी है। जब हम इस पेपर को पढ़ते हैं, कोई एक टॉपिक को उठा लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाता है मन में, जैसे ये कॉमर्स का है, वो साइंस का है, कोई एक तो ये आर्ट्स का है। अब ये बोलेंगे सर पॉलिटी तो मेरा ऑनर्स पेपर है, तो नेचुरली इनको बहुत एडवांटेज लगेगा। कॉमर्स वाले तो पॉलिटी पढ़ा नहीं है, और साइंस वाले तो इसी चीज से भाग रहा था, तभी तो साइंस लिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात यहां पे ये है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो हमको क्या मिलेगा, स्टैटिक पार्ट। किताब के अंदर क्या रहता है, फैक्ट्स, जिसको हम लोग फैक्चुअल्स बोलते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के क्लासरूम में उस फैक्ट्स को एलाबोरेट वे में प्रेजेंट किया जाता है, जो ऑनर्स ले या चाहे वो ऑनर्स ना ले, और उसमें वाई, हाउ, व्हेन, इसके अंदर फोकस होता है। कोई भी क्वेश्चन राइज करो, अप्रोच देखो आपका एकेडमिक लेवल का, वाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, एटसेट्रा। जबकि जब आप यूपीएससी सिलेबस पे आ रहे हो और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर क्लास कर रहे हो या कोई टॉपिक के ऊपर क्लास कर रहे हो, तो वहां पे हाउ, वाई, व्हेन पे नहीं, इंपैक्ट पे कम किया जाता है। असर क्या है सोसाइटी पे, कैसे इसको हम आज के साथ लिंक करें। तो इसीलिए इसका तैयारी को बोला जाता है डायनामिक प्रिपरेशन। डायनामिक मीन्स इंफॉर्मेटिव एंड स्टैटिक, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स को जब हम एक साथ करते हैं तब उसकी अप्रोच क्या होता है, डायनामिक। तो हम सिलेबस में जब पढ़ेंगे, टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक के साथ हम खुद क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपनी सोसाइटी के साथ, आज के साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक ले लो, से पॉपुलेशन काउंटिंग, और उसको आज गूगल में डालो, डेवलपमेंट इन पॉपुलेशंस इन इंडिया लास्ट 3 years, देखो इंपैक्ट नजर आ जाएगा। इंपैक्ट ऑफ सीए इन उत्तराखंड, उत्तराखंड सीए यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड स्टार्ट हो गया, उत्तराखंड सबसे पहले उसको ये किए थे, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, गूगल में दो। तो कोई भी टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उस टॉपिक को उठाओ और गूगल में डालो और उसके इंपैक्ट को पढ़ो, देखो आपका व्यू बना। दैट इज द प्रिपरेशन वी कॉल डायनामिक। उसी कंसेप्ट से मल्टीपल चॉइस,
अब देखो सी सेट का पेपर क्या है, हम लोग मेंस पेपर को ओपन करेंगे। ध्यान रखना है कि मेंस में 4 पेपर है जो जीएस का कवर करता है, एक ऐसे कवर करता है और 2 ऑप्शनल कवर करता है। पहले हम जीएस का 4 पेपर देखेंगे। पेपर 1 जो प्रीलिम्स में जीएस में देखे थे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, उसको मेंस पेपर 1 में देखेंगे। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। देन हिस्ट्री, इसमें वर्ल्ड मेडाइवल सब आ जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। यहाँ पे अगर आप बात करें मार्क्स उठाने का, तो इंडियन सोसाइटी से बहुत अच्छा मार्क्स उठता है। तो जब आप पेपर 1 को पढ़ोगे तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर फोकस करोगे। लिटिल बिट ऑफ मार्क्स आर्ट एंड कल्चर से उठेगा। उसके बाद ज्योग्राफी पार्ट है, देन हिस्ट्री। ओवरऑल जीएस पेपर 1 से मार्क्स स्कोर करना इजी नहीं है, बट हमको अगर 800 प्लस में जाना हो तो पेपर 1 कैन नॉट बी केप्ट एज अ ट्रम्प सब्जेक्ट। सेकेंड क्या है, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। थोड़ा सा मार्क्स आएगा, बट बहुत अच्छा मार्क्स इससे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, थॉट प्रोसेस पे, थिंकर्स को लेके, कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके बहुत सारे अप्रोचेस है। थर्ड, दिस इज वेरी डायनामिक पेपर। फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स। ये चैलेंजेस पेपर है, वेरिएबल पेपर है, स्टैटिक है ही नहीं, डे टू डे अप्रोच बदलता है। और एडवांटेज, हम लोग के जो डायरेक्टर सर है वो खुद इसका मास्टर है। उनकी प्रोफाइल आपकी फैकल्टी लिस्ट पे है, पहला फैकल्टी विभात कुमार संडल्या। ही इज द डायरेक्टर एज वेल एज द फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ही पास्ड आउट फ्रॉम डेल्ला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द टॉप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। रामाकृष्ण का स्टूडेंट का एक एडवांटेज क्या है कि उसका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसका अप्रोच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट को ले लेता है, जिसमें से वन इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर डायरेक्टली अप्रोच करते हो ना प्रॉपर वे में, तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सारी चीजों को सपोर्ट कर देगा। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी, ये हमको मार्क्स देगा, इसमें कोई मार्क्स काट नहीं सकता है। बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर्स मैनेजमेंट थ्योरेटिकल है, हम लिख सकते ही हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, यहां से भी हम मार्क्स ले सकते हैं। तो पेपर 3 इज गुड टू गिव यू द मार्क्स। पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, और ये पूरा केस स्टडीज के ऊपर है। और हमने जो आपको बताया सेल्फ डेवलपमेंट के कारण कनेक्टिविटी टू द सोसाइटी, ये पूरा काम आएगा। सो कनेक्टिविटी विद द सोसाइटी, इंटेलिजेंस कोसेंट के साथ सोशल कोसेंट, ग्रोथ माइंडसेट, ये सारी चीजों को जब आप, मेंटल टफनेस, ये सारी चीजों को जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे तो देखोगे ये पेपर बहुत इजी हो गया। तो पेपर 3, पेपर 4 को हम क्लब कर सकते हैं। 1 and 2 से जो उठेगा उठेगा, एंड दिस इज द कंप्लीट मेंस पेपर। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज से, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का स्टार्टिंग पेपर होगा। इसका अलावा दूसरा क्या है, क्वालिफाइंग पेपर्स। अगर हम ये क्वालिफाई नहीं करते ना, तो ना ही प्रीलिम्स निकलेगा ना ही मेंस निकलेगा। प्रीलिम्स का क्वालिफाई है सीसैट। टुडे और टुमारो अगर मेरा माइंड शिफ्ट किया तो हमको बैंकिंग सेक्टर में भी काम आ जाएगा। अगर हम एफएससी के लिए सोचते हैं तो वहां पे भी ये काम आ जाएगा। इसीलिए यूपीएससी सिलेबस को डायनामिक कर दिया गया है। इफ एनीवन गोज विद द यूपीएससी, डेफिनेटली ही विल क्रैक एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। लैंग्वेज ऑलवेज स्ट्रांग होना चाहिए। हम ऑलवेज ओरिएंटेशन क्लास में बोलते हैं कि सक्सेस का अगर की खोजोगे तो की इज व्हाट। सबसे पहले सोचो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जीएस का क्वेश्चन पेपर ट्रिकी, इंग्लिश समझना चाहिए। चलो हम थोड़ा हिंदी रेफरेंस कर लिए, लेकिन इंग्लिश या हिंदी जो भी जिसका बैकग्राउंड होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो मीनिंग समझ में आएगा। आ जाओ सीसेट पेपर, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन को स्ट्रांग होना चाहिए। कंप्रीहेंशन स्ट्रांग कैसे होगा,
कंप्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या करना होगा? लैंग्वेज। अगर हम सोचे कि हम कंप्रिहेंशन को छोड़ के हम बाकी सब कर लेंगे, सीसैट पेपर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोग सब कुछ रखा हुआ है। कंप्रिहेंशन का ही मैक्सिमम पार्ट उठा लेता है सीसैट में। अगर हम मेंस क्वालिफाइंग की बात करें तो 2 लैंग्वेज हमको लेना है। एक तो इंग्लिश कंपलसरी है और एक हम अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जो भी मेरा इंडियन लैंग्वेजेस है, और उसमें भी हमको ऐसे कंप्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ग्रामर सब करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट में सोचो, पूरा जीएस लिखना होगा लिमिटेड वर्ड में, और लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? भाषा। जिसका लैंग्वेज स्ट्रांग हो, अच्छा वर्ड पावर हो, उसको अगर याद भी नहीं रहेगा ना, वो खुद से बना के लिख देगा। इसीलिए लैंग्वेज स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये 2 पेपर आपको मिलेगा जो क्वालिफाइंग करना है। सिलेबस को 3 पार्ट में तोड़ दो। एक कंपलसरी पेपर जिसमें जीएस आ गया, एसे आएगा। एक क्वालिफाइंग पेपर जिसमें आपका लैंग्वेज आया, सीसैट आया, और तीसरा ऑप्शनल पेपर। एसे राइटिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज के ऊपर अगर पकड़ हो, करंट के साथ अगर हम ठीक से जुड़ते हैं, तो हम एसे बहुत अच्छा लिखेंगे। 2 एसे हमको लिखना होगा, 125 इंटू 2, 210 उठा सकते हो। 190 to 210 मार्क्स आ सकता है। अगर एसे से अच्छा मार्क्स उठा लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट को चूज करेंगे जो आपकी इंटरेस्ट भी हो और स्कोरिंग भी हो। ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो इंटरेस्ट आपका है लेकिन स्कोरिंग नहीं है। आपको तो स्कोर करना है क्योंकि आपको 800 प्लस लाना पड़ेगा। ऐसा पेपर चूज मत कीजिए जो आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़े। ओरिजिनल स्टडी टाइम से कट करके अलग से टाइम देना वाइज नहीं है। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो जीएस पे भी है, प्रीलिम्स मेंस की थ्रू आपका तैयारी किया हुआ है, और थोड़ा सा फोकस करना पड़े। और इसका गाइडेंस हम लोग देंगे। 60% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर 60 से ऊपर लाए तो आपकी 800 कहीं नहीं जाएगा। दैट मीन्स 300 प्लस मार्क्स। अगर ये 300 लाके देता है और ये अगर हमको 160, 170, 180 भी देता है, तो 480 यानी कि 500 का राफली मेरा क्या हो गया? रेडी हो गया। तो कितना मार्क्स बाकी रहेगा? और मेरे पास 4 पेपर है। अगर 4 पेपर से हम पेपर 4 से कुछ मार्क्स अच्छा उठा ले, बाकी 3 पेपर से हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी ऐसा होगा, हम लोग आपको क्लासरूम में स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करवा देंगे, गाइडलाइन दे देंगे। सेकेंड, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस तो शॉर्ट में है, आप लोग को और एलाबोरेट सिलेबस मिलेगा। और ये सिलेबस कैसा होना चाहिए? आंख बंद करके अपनी मम्मी का चेहरा देखो, वैसा होना चाहिए। पॉलिटी की बात हो तो पॉलिटी आपके सामने एआई जैसा आ जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन देखे हो ना, ड्रप करके शीशा पे आ गया, ठीक वैसा आपका माइंड पे आ जाना चाहिए। न्यूज़पेपर खोल रहे हो, इकोनॉमिक्स, तुरंत इकोनॉमिक्स आ गया, अरे ये तो इकोनॉमिक्स है, आपने पेंसिल से मार्क कर दिए। आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ये तो सोशल जस्टिस का है। आपको कनेक्ट करने का क्षमता तभी होगा जब सिलेबस आपके माइंड पे होंगे। इसीलिए सिलेबस का प्रिंट आउट लो, तकिया के नीचे डाल दो, और घर में बोल दो कि जो भी बेड बनाए तकिया से वो ना हटाए। सुबह उठते हो, फटाक से उठ मत जाओ, उठो 5 मिनट, किताब को निकालो, सिलेबस को, और पढ़ो मत। पढ़ने के लिए करोगे तो नहीं होगा, देखो उसका चेहरा देखो, ऐसा करके फिर तकिया के नीचे रखो, फिर आभासना को देखो, उतर जाओ। डेली अगर आप इस पन्ना को देखते रहोगे क्या होगा?
हम लोग कितने लोगों को देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको बोलो याद करके पढ़ने के लिए, वो ठीक से बोल नहीं पाएगा, बट उसके सामने गलत बोल दो वो सुधर लेगा, क्योंकि वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वो क्या कर रहा था, वो डर से पढ़ रहा था। संकट को दूर करने के लिए अगर किसी को खुश करना है तो किसको खुश करना है, तो उसका रास्ता क्या है, चालीसा। तो यूपीएससी को अगर निकलना है तो उसका रास्ता क्या है, सिलेबस। सिलेबस अगर आपके माइंड में बैठ गए तो क्या बैठ गए, सारे चीजें बैठ गए। तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस मार्क्स देगा कंपल्सरी, दैट इज जीएस, एसए, क्वालिफाइंग, सीसैट, लैंग्वेजेस, सिलेक्टिव लैंग्वेज हम चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल, जिसका 2 पेपर होगा, ग्रेजुएशन लेवल, एडवांस लेवल। ऑप्शनल में अगर हम लोग रिव्यू के ऊपर बात करें तो देखो कैसे रिव्यूज आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, पाबैड, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, एक ईआर का एनालिसिस है रफली। वी विल गाइड यू दैट व्हाट ऑप्शनल यू शुड टेक एज पर द रिक्वायरमेंट। दिस इज राइटिंग स्किल। फोकस करो, जिंदगी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेंस निकलेगा तो जिंदगी सुधरेगा, क्योंकि इंटरव्यू निकलना बड़ी बात नहीं है, यू पीपल कैन डू इट, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। बट मेंस नहीं निकल पाओगे, 3 बार अटेम्प्ट चला जाएगा, जिंदगी क्या हो जाएगा, कैसे मान दिए बर्बाद हो जाएगा। इतना देर तक बता रहे हैं फिर भी अपने नेगेटिव बात बोल रहे हैं। हमने बोला मेंस नहीं निकलेगा तो क्या होगा, बोलिए। नो सर, यूपीएससी मेंस नहीं निकलेगा, जेपीएससी मेंस तो निकल जाएगा, फिर यूपीएससी देंगे क्या। हमने तो यूपीएससी के ऊपर बात कर रहे हैं, जेपीएससी बीपीएससी तो बच्चा है इसके लिए। अगर वो भी नहीं हो पाता है मेरे से लापरवाही के कारण, तो एफएससी तो निकालेंगे सर, बर्बाद कैसे होगा। दिस इज द पॉजिटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव माइंड। आप, हमने तो ना बोलेंगे, आप क्यों ना सुनोगे। आपने लापरवाही की तो रिजल्ट किस पे आया, नेगेटिव। असफलता का कारण क्या है कि सफलता के लिए आप जो जरूरतें कम नहीं किए हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि किसी को सफलता नहीं मिला। तो वहां पे आप बोल सकते हो कि सर यूपीएससी में लापरवाही था, नहीं निकला, जेपीएससी निकल जाएगा। दिस शुड बी द माइंडसेट। देखो राइटिंग स्किल कैसा होता है, आज हम आपको एक छोटा सा राइटिंग स्किल देंगे, आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो हमको भेजिएगा। आज आप लोग ने 11:45 में मेरे क्लासरूम में बैठे, और अभी कितना टाइम हो रहा है, 1:06, लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है। हम लोग ने आज कुछ डिस्कस किए। ये डिस्कशन पहले कभी किसी के साथ आप लोग का हुआ नहीं था, और अभी आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आपको ये 1.5 घंटा का फीलिंग्स, एक्सपीरियंस एंड थॉट आपको 200 वर्ड में लिखना है। आप घर जाएंगे, बैठेंगे पेन एंड पेपर लेके, और आज की जो हम लोग की डिस्कशन हुआ इसका निष्कर्ष, मॉडल या टैगलाइन, टाइमलाइन, व्हाटएवर, एक इंट्रो, एक बॉडी और एक कंक्लूजन अपनी अपनी भाषा में 200 वर्ड में लिखेंगे। और आप लोग जब नेक्स्ट डे आएंगे हमको कागज सबमिट करेंगे, पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली कहाँ हैं और कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है। रियलिटी पे काम करना है, थॉट्स पे नहीं, फोकस पे नहीं। हाँ सर हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, आज देख लेना होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई भी टॉपिक आपका सामने आए आप उसके लिए एक प्लान करो। प्लान के बाद क्या करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करो। किस टाइप का डेटा, एनालिटिकल थिंकिंग की द्वारा कंस्ट्रक्टिव डेटा, जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो, कुछ फिगर्स हो, कुछ ग्राफ हो। देन क्या करना चाहिए,
एक स्ट्रक्चर बनाओ, लेआउट बनाओ मने मन, इसको यहां पे देंगे, इसको ऐसा देंगे, ऐसा देंगे। इसके बाद एक बार पढ़ लीजिए, देन फेयर, जो एडिट करना है एडिट कीजिए, देन डाल दीजिए, पब्लिश करना है पब्लिश कीजिए या अपने पास रख दीजिए। और रेगुलर करना है, और कैसे करना है वो हम लोग सेकेंड क्लास के चलते चलते हम लोग बताते रहेंगे। अल्टीमेटली हमको दो पार्ट ने टच किए। पहला पार्ट, हमको ग्रोथ माइंडसेट पे रखना होगा, इंटेलिजेंसी कोसेंट के साथ सोशल एडवर्स कोसेंट को लेके चलना होगा, मेंटल टफनेस डेवलप करना होगा, परिस्थिति जो भी हो उसको कन्वर्ट करना होगा। फिफ्थ, कनेक्टिविटी को जबरदस्त करना होगा। आपने देखे होंगे टेलीविजन में, जब भी कोई लीडर स्पीच देने के लिए उठते हैं एज अ स्पीकर, वो उस राज्य का ड्रेस पहन लेते हैं। जब वो राजस्थान में जाके स्पीच देते हैं तो राजस्थान जैसा उनका ड्रेस होता है। जब वो पंजाब जाते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं। क्यों? कनेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है वो मेरा आदमी है। ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग की लाइन में। तो आप लोग कनेक्टिविटी करेंगे, हर चीजों पे फोकस करेंगे जो आपकी डेवलपमेंट हो रहा है। फीलिंग्स थॉट्स को नहीं समझेंगे तो आपके व्यू पॉइंट नहीं बनेगा। ऑलवेज अपना विचार रखेंगे, रीजनिंग एबिलिटी को डेवलप करेंगे, थिंकिंग को एनालिटिकल करेंगे, पढ़ेंगे 25%, लिखेंगे 75%। पढ़ाई का सिस्टम ही चेंज कर दीजिएगा। वो एकेडमिक स्टडीज में सर आप लोग को बता देंगे, लेकिन मेरा एक पॉइंट है, पढ़ेंगे कम लिखेंगे ज्यादा। अभी तक हम लोग ने क्या किए थे? लिखे थे कम, पढ़े थे ज्यादा। और क्या फील होता था? अच्छा थोड़ा पढ़ लेते ना फिर लिखेंगे। यहां पे उल्टा, पहले लिखेंगे फिर पढ़ेंगे फिर टेस्ट। बिना टेस्ट हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना टेस्ट देंगे उतना मेरा जजमेंट होगा, और हम लोग ऐसा करके क्या करेंगे? आगे चलते चलेंगे। क्लियर? कोई सवाल? अब इसको देख लीजिए, इसको फोटो खींच लीजिए और हर दिन इसको पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा तुम इनसे ले लेना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? बहुत लोग बहुत सारे किताब परचेस करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे कि आप किताब परचेस करो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? 55 to 60% अगर स्कोर लाते हो तो आप यूपीएससी निकल लोगे। तो 55-60% के लिए हजारों किताब की जरूरत। सेकंड क्या लिखा हुआ है? 5 से 7 घंटा पढ़ो, बट रेगुलर पढ़ो। 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा का पीछे मत जाओ। विदाउट फेल 5 to 7 आवर्स डेली प्रिपरेशन विल हेल्प यू। थर्ड पॉइंट क्या है? 1 या 2 किताब पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, लंबा लंबा कथा मत बनाओ। शॉर्ट नोट्स फॉर योर रिमेंबरेंस। रिवीजन दो, टेस्ट दो। इसका फोटो खींचो। हो गया? ये पॉइंट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हर टॉपर एक दिन क्या था? आप जैसे थे, नोविस थे। वो टॉपर बन के नहीं आए थे, आके बना है। सो डोंट थिंक दैट ही वॉज और ही इज, सो आई एम नॉट। और ये लाइन को पढ़ो, especially while talking to the senior who could not clear and frighten you। वो खुद ने क्लियर किया बट आपको डरा देता है, showing the daunting syllabus of UPSC। बट आपको क्या करना चाहिए?
as because they couldn't make it, it doesn't mean that you will not make it. ठीक है? पेशेंस तो इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्क लाइफ में भी आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वेन्यू. कोई क्वेश्चन है? किसी के पास कोई क्वेश्चन?